हसदेव अरण्य क्षेत्र आवंटित कोल ब्लॉक होगा रद्द, विधानसभा में संकल्प पारित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने की मुलाकात, राज्य में पेसा कानून लागू करने का किया आग्रह। मंकी पॉक्स ने दी छत्तीसगढ़ में दस्तक, कांकेर के 13 साल का बच्चा मिला संदिग्ध। और प्रदेश के शासकीय सेवकों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए 75 अस्पतालों को मिली मान्यता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक को रद्द करने का अशासकीय संकल्प मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहमति के बाद सर्वसम्मति से पारित हो गया है। यह संकल्प जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह ने प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हसदेव अरण्य क्षेत्र मिनी माता बांगो डैम का जल संग्रहण क्षेत्र है। इससे कृषि क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही कोरबा, जांजगीर के अलावा बिलासपुर और रायगढ़ जिले में पानी की आपूर्ति होती है। परंतु ये सही नहीं है कि इस क्षेत्र में कोयला खनन होने से वनों के विनाश, बांध के जल ग्रहण क्षमता पर विपरीत असर और मानवहाती संघर्ष भी बढ़ेगा। काम भी किया गया है। पिछले सरकार ने तो एलिफेंट कॉरिडोर जो 450 किलोमीटर था उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हमारी सरकार ने 2021 में 1995.48 वर्ग किलोमीटर को नोटिफाई किया और उसको प्रकाशित भी किया। दूसरी बात यह है, जो उस क्षेत्र में आ गया तो इसका मतलब ये है कि जितने मदनपुर और गिदमुड़ी, कुतिड़िया वगैरह के जो खदान हैं ऑलरेडी लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में है। इससे पूर्व सदन में विधायक धर्मजीत सिंह ने विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कोयला खनन होने से मानवहाती संघर्ष बढ़ेगा, पर्यावरण को बेहद नुकसान होगा और हसदेव क्षेत्र का सुंदर जंगल उजड़ जाएगा। वहाँ पर 7 कोल ब्लॉक नो गो एरिया है, उसमें 7 कोल ब्लॉक को दिया गया है और इन कोल ब्लॉकों को विभिन्न लोगों को दिया गया है। 2 राजस्थान पावर मिनरल कॉरपोरेशन को, 2 छत्तीसगढ़ मिनरल पावर कॉरपोरेशन को, एक आंध्र छत्तीसगढ़ पावर कॉरपोरेशन का और एक आंध्र मिनरल कॉरपोरेशन को। तो ये 5-5 लोगों को वहाँ पर अगर आप देंगे तो कई लाख पेड़ कटेगा। उससे हमारे हसदेव बांध का जल ग्रहण क्षेत्र, अटेम और गेज नदियाँ अपने अस्तित्व को खो देंगी और जिस बांध में 6 लाख एकड़ की सिंचाई होती है वो बांध भी खत्म हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों की कटाई को लेकर एक लंबा जन आंदोलन चला था और इसका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विरोध शुरू हो गया था। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन आज प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सदन में प्रस्ताव किया कि ये सदन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करता है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, बहुजन समाज पार्टी और सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए समय निर्धारित कर चर्चा शुरू करने के निर्देश दिए। भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए। अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के संबंध में अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज सोनोने फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। मनोज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? 1800 233 941। शायद मनोज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलते हैं अगले समाचार की तरफ। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण उपरांत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उनसे राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी।
राज्यपाल सुश्री उइके ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू से देश और प्रदेश के विभिन्न विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा की। राज्यपाल ने प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों और समस्याओं से राष्ट्रपति को अवगत कराया। राज्यपाल ने पेसा कानून के महत्व को रेखांकित करते हुए राष्ट्रपति को बताया कि कई राज्यों में पेसा कानून के नियम लागू नहीं हैं। उन्होंने पेसा कानून से जुड़े नियमों के क्रियान्वयन के लिए निर्देशित करने हेतु राष्ट्रपति से आग्रह भी किया। साथ ही नगरीय क्षेत्र के लिए पेसा कानून से संबंधित विधेयक जो संसद में लंबित है उसे शीघ्र पारित कराने का आग्रह किया। मेसा कानून के बनने से नगरीय क्षेत्रों में आरक्षण संबंधी नियम विधिवत लागू हो पाएंगे, जिससे जनजातीय समुदाय को आरक्षण का वास्तविक लाभ मिल पाएगा। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को पुनः धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके राष्ट्रपति बनने से जनजातीय समुदाय में एक उम्मीद जगी है और अब उनके अधिकारों और हितों के जुड़ने से गति मिलेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के एक और रूप मंकी पॉक्स ने छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर के 13 साल के बच्चे को मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज के रूप में माना जा रहा है। बताया गया है कि वह बच्चा रायपुर के एक संस्कृत शाला में पढ़ाई कर रहा था और कुछ दिन पहले वह अपने घर लौटा था। इधर मंकी पॉक्स को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दुर्ग जिले के सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही दिल्ली से आने वाली गाड़ियों में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उन्हें दुर्ग रेलवे स्टेशन में चेक कर घर भेजा जा रहा है। कोई भी लक्षण दिखने से उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। लेकिन हम मंकी पॉक्स प्रभावित क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आ रहा है उसके लिए हम एयरपोर्ट पे सर्विलेंस करने के निर्देश हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है और उनकी की गई है जो ऐसे देशों से 21 दिनों के भीतर में जो लोग आए हैं यहाँ देश में उन लोग के लिए ये व्यवस्था की गई है। हमने इसके लिए इसके सामान्य जो लक्षण हैं वो लक्षण जो हैं वो सामान्य बुखार और चकत्ते और लिम्फ नोड जो हैं उन पर सूजन आना ये इसके लक्षण हैं। लेकिन यह एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ भी है जो स्वतः ही ठीक हो जाती है। 2-4 सप्ताह में अपने आप ही इसके लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने बताया कि तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स के प्रकोप को सटीक रणनीतियों से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि समय बीत रहा है और इस बीमारी से निपटने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे 15 लेबॉरेटरीज़ का नेटवर्क हमने मिलकर बना दिया है। तो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, वो हमारी रेफरेंस लेबॉरेटरी है और 14 और लैब्स हैं जगह जगह, और उसमें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास डायग्नोस्टिक सिस्टम RT-PCR है। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि एनिमल किंगडम से आती है। स्क्विरल्स, रैट्स, मंकीज जंगल में होते हैं, तो अफ्रीका में इसका गढ़ बना हुआ है और वो आते रहते हैं वहाँ के। लेकिन बाहर के देशों में इतना बड़ा स्प्रेड जो आया है ये चिंता का विषय है और अनयूजुअल बात है। ये पहले भी ऐसे आउटब्रेक्स हुई हैं, लेकिन ये जो इतने नंबर आया है शॉर्ट पीरियड में आया, इसलिए WHO ने इसको एक महत्व दिया है। वहीं देश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 202 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 27 लाख 37 हजार से अधिक टीके लगाए गए। 18,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। 20,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.47% हो गई है। वर्तमान में 1,45,026 रोगियों का इलाज चल रहा है। और विधानसभा में आज जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस समय फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मनोज सोनोने। मनोज सोनोने जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल।
मनोज सोनोने जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही, तो आप बताएं कि किस तरीके से विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। आज सुबह प्रश्नोत्तर काल खत्म होते ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये अविश्वास प्रस्ताव रखा। इस पर विपक्ष के नेता कांग्रेस बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल, इन्होंने जी। इसकी अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू की। 84 मुद्दों पर ये अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है और इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए सरकार के ऊपर और राज्य की आर्थिक बदहाली, ये सारे मुद्दे इसमें दाखिल किए गए। साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो बिंदु है वो है कि मुख्यमंत्री पर अपने ही मंत्री का विश्वास नहीं रह गया। इन सारे 84 मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है। मनोज जी, ये चर्चा कितनी लंबी चलने वाली है? क्या शाम तक चलेगी ये चर्चा? विधानसभा के अध्यक्ष ने इसको 5:30 बजे तक का समय दिया है इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए। लेकिन जिस तरह से सदन में दोनों पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे, तो लगता है कि ये 7-8 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लेकिन अगर एक बात कहे कि अगर विधानसभा में सदस्यता को लेकर देखा जाए जी, तो कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है जी। और सिर्फ विपक्ष के पास 19 सदस्य है। तो ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव पर का क्या हश्र होगा, ये हम जान सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, और ज़्यादा जानकारी के साथ आप बने रहिएगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो भूपेश बघेल के कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के लिए जारी एसओपी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दे दिए हैं। जारी निर्देश के अनुसार जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य स्तर पर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कोविड-19 संक्रमण से पालकों की मृत्यु के उपरांत शाला त्यागी, यानी कि जो शाला त्याग चुके हैं, उन विद्यार्थियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 के क्रियान्वयन हेतु 25 फरवरी 2021 को जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए 75 अस्पतालों को मान्यता दी है। शासकीय कर्मियों के इलाज के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए इन अस्पतालों को मान्यता दी गई है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव के अनुमोदन के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची मंत्रालय से जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जारी सूची में और भी अस्पतालों के नाम आगे जोड़े जाएंगे। मान्यता के लिए निर्धारित नवीनीकरण शुल्क प्राप्त नहीं होने के कारण बहुत से अस्पतालों के नाम पहली सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। संबंधित अस्पतालों द्वारा मान्यता के लिए शुल्क जमा किए जाने के बाद शासकीय कर्मियों और उनके परिजनों के इलाज के लिए अस्पतालों का दायरा और भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। जिन अस्पतालों को मान्यता दी गई है उनमें वीएम शाह हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई, आरएस पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर टाटीबंध रायपुर, चांदरानी सरदारी लाल स्पेशलिटी आई और ईएनटी हॉस्पिटल शांतिनगर रायपुर, उपाध्याय अस्पताल मोहबा बाजार रायपुर, विवेकानंद आई हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर रायपुर, एसआरएस हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका रायपुर, वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तेलीबांधा रायपुर, कंवर नर्सिंग होम अनुपम नगर रायपुर और नमन हॉस्पिटल शंकर नगर रायपुर जैसे प्रदेश के सभी जिलों में कई अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महारतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम क्रांतिकारी दल की सदस्य कल्पना दत्ता को याद कर रहे हैं। 1913 में चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वो खुदीराम बोस की शहादत से प्रेरित थीं। उनके मन में देशभक्ति की भावना तब पनपी जब वे चटगांव में थीं। देशभक्ति की भावना तब और फली फूली जब वे बैथुन कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई करने गयी। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापेमारी में वे शामिल थी। कल्पना दत्ता मास्टर दा सूर्यसेन के क्रांतिकारी समूह की सदस्य थीं, जिन्होंने प्रीतिलता वड्डेदार के काम को आगे बढ़ाया। वे छात्री संघ की सदस्य भी थीं। उन्होंने पहाड़ टोली क्लब को जलाने का पहला प्रयास किया था। उन्होंने और मास्टर दा ने दूसरी बार प्रयास किया
लेकिन इस बार अंग्रेज बेहतर तरीके से तैयार थे। कल्पना दत्ता उस समय बच निकली, लेकिन मास्टर दा को आखिरकार वर्ष 1933 में पकड़ लिया गया। 3 महीने के बाद कल्पना दत्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 6 साल बाद रिहा कर दिया गया। 1940 में कल्पना दत्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई। उन्होंने 1943 में बंगाल में अकाल के दौरान राहत कार्य में अपना योगदान दिया। 1947 में बंगाल के विभाजन के दौरान भी उन्होंने लोगों की मदद की। कल्पना दत्ता ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका शीर्षक है चट्टोग्राम औसरागार आक्रमणकारी देर स्मृति कथा। इस आत्मकथा का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। कल्पना दत्ता ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में भी कार्य किया। 8 फरवरी 1995 को कोलकाता में कल्पना दत्ता ने अंतिम सांस ली। भारत की महान बेटी को हमारा शत शत नमन। ये थी कहानी आज़ादी की नायिका कल्पना दत्ता की और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।